ठीक है माँ जी, मैं निकलता हूँ। सुधाकर बेटा, कुछ बात करनी थी। जी। वो मेरी बड़ी बेटी को गुजरे हुए 5 साल हो गए। भगवान ने तुम दोनों को बच्चा भी नहीं दिया। तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? मुझे तुम्हें ऐसा नहीं देखा जाता। भगवान की मर्जी के आगे किसकी चलती है माँ जी? पल्लवी को भी उस लड़के ने धोखा दिया। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। सुधाकर, तुम पल्लवी से शादी कर लो ना। मैं पता नहीं कितने दिन जिंदा रहूंगी। माँ जी, मैं उससे 20 साल बड़ा हूँ। लोग क्या कहेंगे? लोग तो ऐसे भी कीचड़ उछालते रहते। सुधाकर, मैं जानती हूँ तुम मेरे पल्लवी को बहुत खुश रखोगे। हाँ बोल दो। अब आपको मना भी तो नहीं कर सकता माँ जी, लेकिन एक बार पल्लवी से पूछ लीजिए, उसकी मंजूरी भी तो जरूरी है। मैं बात करती हूँ उससे। देख बेटा, सुधाकर बहुत अच्छा आदमी है। वो तुझे बहुत खुश रखेगा। तेरा किसी लड़के के साथ चक्कर होता ना तो भी ठीक था, लड़की के साथ जी। पर आई इस पे क्या गलत है? वीडियोस का तो लोग थूकेंगे आप पर। तू सुधाकर के साथ शादी के लिए हाँ कर दे, वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। हाय तू ये क्या कह रही है? तू ऐसा कुछ नहीं करेगी। मैं शादी के लिए रेडी हूँ। आई कहते हैं इंसान के स्वार्थ की कोई सीमा नहीं होती। कुछ मतलबी लोग सिर्फ अपनी ही भलाई के बारे में सोचते हैं, फिर भले दूसरों को इसकी कितनी ही बड़ी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। वो ये भी नहीं सोचते कि उनके फैसले का दूसरों की जिंदगी पर क्या असर होगा। अपना उद्देश्य पाने की अंधी दौड़ में उन्हें और कुछ दिखाई नहीं देता। आज का ये केस कुछ ऐसे ही लोगों के गलत फैसलों, उनके स्वार्थ और उससे बुरी तरह प्रभावित हुई कुछ मासूम जिंदगियों की दिल दहला देने वाली कहानी है। सरप्राइज! कैसे लगा? बहुत खूबसूरत। लेकिन तुमसे ज्यादा नहीं। थैंक्स। दादा, वो सीलिंग कॉन्ट्रैक्टर मेहता सेठ का फोन है, पैसे मांग रहे हैं। उनसे कहो अगले हफ्ते दे देंगे। ठीक है। मेहता सेठ का, मेरी अभी दादा से बात हुई है। दादा बोल रहे 1 हफ्ता रुको। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है सर। अरे क्या हुआ रामू, क्यों रो रहे हैं? सर, मेरी माँ बहुत बीमार है, मुझे छुट्टी चाहिए। अरे जाओ। अरे सुनो, कुछ पैसे रखो और कुछ जरूरत लगी तो फोन कर देना। हाँ वागड़े साहब, नहीं मैं कर दूंगा। अरे मैं कर दूंगा, बोला ना। पल्लवी, बिल्कुल भी मूड नहीं है। ठीक है, तुम्हारा मूड कैसे ठीक करना है मुझे आता है। 1 सेकंड, ये तुम्हारे लिए है। ये मुझे रात में पहन के दिखाना, मैं इंतजार करूंगा। ठीक है। मैं आता। कुसुम, हाँ कुसुम, कैसी है? मैं ठीक हूँ, पर तुझे बहुत मिस करती हूँ। आई मिस यू टू।
तुझे गुड न्यूज़ देनी थी। मेरे पति का पंचगनी में ट्रांसफर हो गया है। क्या कहा तूने? सच में? तो ऐसा कर, मेरे यहाँ पर शिफ्ट हो जा। यहाँ बहुत सारे रूम्स हैं। मैं अभी सुधाकर से बात कर रही हूँ, और वैसे भी यहाँ कोई रेंट वेंट नहीं लगने वाला। ठीक है? ठीक है। सुधाकर भाई, पैसा क्या रहो पूछो। नहीं, तारीख तो आज नहीं आती। जिग्नेश भाई, अभी होटल का कंस्ट्रक्शन आधा है, धंधा भी शुरू नहीं हुआ है अभी। कंस्ट्रक्शन आधा या पूरा ये मुझे पता नहीं है, मुझे तो पैसा चाहिए। यानी वायदो आज ना तो प्लीज़ जिग्नेश भाई, और थोड़ी मोहलत दे दीजिए ना प्लीज़। ठीक है, 2 महीने की मोहलत देता हूँ, उसके बाद में पैसा चाहिए। अगर नहीं मिला तो कैसे निकलवाना है तरीका मेरा होगा। जय श्री कृष्ण। कुसुम, हाय। हाय। मैं अभी अपने हस्बैंड को बुलाती हूँ। सुधाकर, मीट माय फ्रेंड कुसुम एंड हर हस्बैंड दीपक। हेलो सर। हेलो, नाइस टू मीट यू। मैंने कहा था ना आपको कि ये दोनों यहीं रहेंगे। वेलकम सर। एक्सक्यूज मी। या प्लीज कम। प्लीज वेलकम। कैसा लगा रूम? एक्चुअली आपके आने से पहले ही मैंने रूम रेडी करवा दिया था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये कुसुम तो आपसे मिलने के लिए बेताब हो रही थी। चलो अभी आप दोनों सहेलियां गप्पे लड़ाओ। अब तो हम दोनों वो सब कुछ करेंगे जो शादी से पहले किया करते थे। अब मैं फ्रेश हो जाता हूँ। कैसे हो दादा? अरे शैलेश, दादा एक इंक्वायरी आई है। 8 साल के बच्चे की बर्थडे पार्टी है, बैटमैन थीम है, तो मैंने उनको आपका नंबर दे दिया है, बात कर लेना। थैंक यू वेरी मच शैलेश। तुम इतने ऑर्डर्स लाते हो, तुम्हारी वजह से ये बिजनेस चल रहा है। दादा एक बात पूछूं? अगर आपका बिजनेस इतना अच्छा चल रहा है तो फिर आप इसे बेच क्यों रहे हो? मैं ये प्रॉपर्टी बेच रहा हूँ? हाँ, तुम्हारा भाई मनोज रमणीक शाह को दोनों प्रॉपर्टी बेच रहा है। लीजिए चाय लीजिए। चाय। अरे रमणीक भाई, मुझे आपकी जुबान पे पूरा भरोसा है। मैं देखती हूँ। अरे दादा तुम्ही मनोज कहाँ है? अंदर है वो रमणीक भाई के साथ। मनोज, तुमसे कितनी बार कहा है, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक ये होटल नहीं बेचूंगा। और रमणीक भाई, यहाँ पे कोई डील नहीं हो रही, निकलो ऐसे। गेट आउट। अरे आइंदा अगर मुझसे पूछे बगैर कोई डील की तो याद रखना, समझे? चाहे कुछ भी हो जाए, अब तो ये सब कुछ बेच के रहूंगा। अरे हाँ भाई हाँ, बस निकल ही रहे हैं। या पल्लवी को भी तो साथ लेकर आ रहे हैं भाई। या बाय। एक्सक्यूज मी सर। या सर, मैंने सुना है आपकी न्यू होटल स्टार्ट हुई है। सर, मैंने होटल मैनेजमेंट भी किया हुआ है और मुझे सेल्स का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। सर, मुझे जॉब की बहुत ज़रूरत है। क्या है कि ये होटल अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये होटल पूरा हो जाएगा तब आ जाइए। पर सर, आप एक बार देख लीजिए ना सर। प्लीज लीव। रख लीजिए ना, वैसे भी होटल तो बन ही रहा है, आज नहीं तो कल स्टाफ की ज़रूरत तो पड़ने ही वाली है। एंड इनफैक्ट शी इज़ लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, ग्रेसफुल एंड वेल एजुकेटेड। सरकार, आपके आगे कोई बोल सकता है? जैसे आपकी मर्जी। अरे हाँ भाई, निकल चुके। या सर, या थैंक यू सो मच मैम। हमने तुम्हें जॉब पर रख तो लिया है, लेकिन तुम्हें वो सब कुछ करना होगा जो
मैं तुम्हें कहूँगी। ओके मैम, मैं कुछ भी करूँगी। दादा 25 को अपना बैंक्वेट खाली है क्या? 25 को हाँ है। डॉक्टर साहब, इसका जिक्र किसी से मत करना प्लीज। आइए मैं आपको छोड़। मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। हम पुलिस स्टेशन चलते हैं कंप्लेंट करने के लिए। अरे नहीं, शायद ये मनोज का काम होगा। पुलिस केस हो गया ना तो अपने होटल का नाम उछलेगा, बिजनेस पर असर होगा। अरे तुम टेंशन मत लो, अरे गोली सिर्फ छूकर चली गई है। सर मैं ही शैलेश हूँ, मैंने ही आप लोगों को फ़ोन किया था। एक्चुअली सुधाकर दादा ने ये बात किसी को बताने के लिए मना किया था, लेकिन मैंने आपको फ़ोन करना सही समझा। लेकिन हुआ क्या है? सर मैं उनके बैंक्वेट के बारे में इंक्वायरी करने यहाँ आया था। हम लोग दोनों यहीं पर ही बात कर रहे कहाँ से आए थे वो लोग? थे। जंगल के रास्ते से यहाँ से सीधे गए थे और यहीं से ही आए थे। इस वाले रास्ते से? हाँ सर। और सुधाकर जी कहाँ खड़े थे? यहाँ पे गिर गए थे वो। और फायर यहाँ से हुआ? फायर यहाँ से हुआ था, यहाँ पे गिर गए। गोली कहाँ लगी थी सुधाकर जी? सर गोली उनके हाथ को छूकर चली गई। जरा वहाँ चेक करो सर, बुलेट मिलती है क्या? सर इधर आइए। शायद ये बुलेट यहाँ पर लगी है और यहाँ से फिर इधर नीचे गिरी थी। कट एक काम करो, इस बुलेट को बैलिस्टिक के लिए भेजो। सर सुधाकर जी कहाँ हैं अभी? अपने रूम में आराम कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे सीसीटीवी तो होगा ना? हाँ सर है ना। फुटेज चाहिए थी। आइए मैं दिखाता हूँ। सर गोली छूकर निकली है, कोई बड़ा जख्म नहीं है। लेकिन फिर भी आपके ऊपर हमला हुआ है सर। अच्छा, आपकी किसी से कोई दुश्मनी, कोई झगड़ा वगैरह? नहीं सर, किसी से दुश्मनी नहीं है और हमें कंप्लेंट भी नहीं करनी। आर यू श्योर? 100%। ठीक है, चलो। मनोज कहाँ है? अंदर है वो। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने अपने ही भाई पर हमला करवाया। वहीनी, आप ये क्या कह रही हैं? सही कह रही हूँ मैं। तुमने अपने भाई पर हमला इसलिए करवाया ना क्योंकि उन्होंने प्रॉपर्टी सेल करने के लिए मना किया था तुम्हें। वही आप कुछ भी बोल रही हो। मैं मानता हूँ भाई और मेरे सोचने का तरीका अलग है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं उन पर हमला करवाऊंगा। और ऐसा करने की सोचना भी मत, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये वहीनी जो कह रही थी वो सच है? अरे कायपन काय बोलते कविता, तेरी कसम मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। सर, सुधाकर पे जिस गन से फायर किया गया था उसकी बैलिस्टिक रिपोर्ट के हिसाब से वो देसी कट्टे से फायर हुआ था सर। अच्छा, और क्राइम सीन का सीसीटीवी फुटेज भी मिला है, ये देखिए। और जिसने फायर किया था वो लेफ्ट हैंडेड है। एक काम करो श्रीके, क्रिमिनल लिस्ट में देखो कौन लेफ्ट हैंडेड शूटर है और अपने खबरों को अलर्ट कर दो। ये सुधाकर ने कंप्लेंट की थी? नहीं सर। तो ये भी पता करो सुधाकर ने कंप्लेंट क्यों नहीं की। ओके सर। क्या हुआ आपको? आप इतने डरे डरे क्यों हैं? अरे कुछ बताएंगे आप? रुकिए, मैं पानी देती हूँ आपको। लीजिए। बताएंगे कुछ? क्या हुआ क्या है?
कांड हुआ। कांड? कैसा कांड? नहीं बता सकता। हम प्रॉब्लम में आ जाएंगे। प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम? तुम टेंशन मत लो, मैं सब संभालूंगा, लेकिन इस बारे में किसी से बात नहीं करेंगे। मैं संभालूंगा। फंस जाएंगे हम लोग फंस जाएंगे। अरे अरे मेरी बात तो सुनिए, कुछ तो बताइए। फंस जाएंगे? सर ये लेफ्ट हैंड शूटर्स की लिस्ट है, कुल 135 नाम है इसमें। सर ये क्या? सर ये गणपत है, इसने रिसेंटली 3 लोगों को देसी कट्टे बेचे हैं, कपासवाड़ी में छुपा हुआ था। सब मारो मत, इन 3 जनों को बेचा था। बता। सब बताता हूँ सब। तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? हॅलो, अगं नाही, विदाउट साखरेचा चहा पितोय. साखर बंद. नाही ना, बंद. यस सर हमारी सस्पेक्ट लिस्ट में से गणपत ने ऐसे 3 लोगों को पहचाना है जिसने उसे रिसेंटली देसी कट्टे बेचे थे। लेके आओ तीनों को। ठीक सर, 1 मिनट। हेलो, क्या? ठीक है सर, एक बॉडी मिली है। लेकिन मनोज उस बंगले में रहता है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट करो। चिर के ये मनोज से बात करते चलो। हे भगवान, कैसे हुआ? तुम्हारे भाई की लाश तुम्हारे घर के बाहर मिलती है, ये तुम्हें अजीब नहीं लगता? सर मैं खुद परेशान हूँ कि हमारे घर के बाहर मेरे दादा की लाश कैसे है। सर दादा बहुत अच्छे इंसान थे, हमेशा सबकी मदद करते थे। ये कौन? ये हमारे पेइंग गेस्ट है, कुसुम और दीपक। आपको मालूम है इस मर्डर के बारे में? नहीं सर, हमें भी अभी पता चला है। जब तक इन्वेस्टिगेशन जारी है आप लोग शहर छोड़ के बाहर नहीं जा सकते। सर गणपत ने जिन 3 लोगों को पहचाना था उसमें से 2 लोग यूपी और झारखंड में हैं, लेकिन एक बंदा है जिसे रिसेंटली पंचगनी में देखा गया है। विनोद नाम है उसका। उठा उसको। ठीक है सर। साहब मैंने दोबारा हमला नहीं किया, वो तो मामला ठंडा होने तक मैं यहाँ पे छुप कर बैठा था। माँ कसम मैंने सुधाकर को नहीं मारा है। अरे उठाओ इसे। देखा है इसको? अरे सर मैं तो इसको जानता तक नहीं, मैं तो उसको पहली बार देख रहा हूँ। आपको कोई कुछ भी बोलेगा और आप मान लोगे? अरे सर मैंने कुछ नहीं किया है, मानो मेरी बात। देख रमनिक भाई, तेरी पूरी हिस्ट्री है हमारे पास। तूने प्रॉपर्टी के नाम पे जितने भी कांड के सब पता है हम लोगों को। प्रूफ नहीं है हमारे पास। जिस दिन प्रूफ हाथ लगेगा ना, सिर्फ ठोकूंगा ना तेरी। चल निकल। सर रिपोर्ट के हिसाब से उसकी मौत 17 सितंबर को 12 से 2 बजे के बीच में हुई है। सर पर किसी भारी चीज से वार किया गया था। कंफ्यूजन ये है शिरके कि ये सुधाकर की पत्नी पल्लवी अपने देवर मनोज पर आरोप लगा रही है कि उसने सुधाकर का खून किया। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है, ये मनोज ने अपने भाई का मर्डर करके उसकी बॉडी अपने ही घर के बाहर डंप क्यों की? सर कहीं ये काम इस रमणीक का तो नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी बहुत कांड कर चुका है। हमारे पास सबूत नहीं था, इसलिए इसे छोड़ना पड़ा। रमणीक और मनोज दोनों पे ध्यान रखो, और सुधाकर की पत्नी पल्लवी उससे पूछताछ करो। साहब मैं आपको एक बात बताना भूल गई। करीब 12 दिन पहले 8 सितंबर को मेरे पति डरे हुए घर पर आए थे और कह रहे थे कि कोई कांड हो गया है। कांड हुआ? कांड? कैसा कांड? नहीं बता सकता। हम प्रॉब्लम में आ जाएंगे। किस तरह का कांड हुआ था कुछ बताया सुधाकर जी ने?
नहीं सर, उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया, लेकिन कह रहे थे कि मुझे कि हमें जान का खतरा है। अच्छा, हमें क्राइम सीन पे सुधाकर जी का फ़ोन नहीं मिला। क्या वो अपना फ़ोन घर पे भूल के गए थे? नहीं, उनका फ़ोन 17 तारीख से बंद आ रहा है। ठीक है स्वाति, 8 तारीख को सुधाकर जी किसी कांड की बात कर रहे थे और 17 तारीख को उनका, मैं काम करो 8 सितंबर की सुधाकर जी की फ़ोन की लोकेशन पता करो। राइट सर। सर सुधाकर की 8 सितंबर की फ़ोन लोकेशन डिटेल्स। इसमें कुछ भी सस्पिशियस नहीं दिख रहा है। और सुधाकर उस दिन 3 से 3:30 के बीच में जनता नगर में मौजूद था। लेकिन जनता नगर जैसे सुनसान एरिया में क्या कर रहा था? वो भी आधा घंटा। ठीक है, जरा जनता नगर जाके चेक करो। ठीक है सर। सुधाकर जी के फ़ोन की लोकेशन यही थी ना? हाँ सर। जरा चेक करो, कुछ मिलता है क्या? सर इधर आइए। ये देखिए सर। सर लाश की हालत देख के लगता है बहुत टाइम हुआ है मौत होके। लाश पूरी तरीके से सड़ चुकी है। बड़े जरा आसपास देखो, कोई आईडी वगैरह मिलता है क्या? सर उस औरत ने बेस्ट क्वालिटी ब्रांड की 6 नंबर की चप्पल पहनी हुई थी। एक ही वेबसाइट पर अवेलेबल है और तकरीबन 58 औरतों ने 6 नंबर की उसी डिजाइन की चप्पल इस वेबसाइट से मंगाई है। सर उन सारी औरतों की इंक्वायरी कर रहे हैं। सर ये विनोद जिसने सुधाकर जी पे हमला किया था, सर ये रमणीक शाह का नाम ले रहा है, लेकिन मुझे इसके ऊपर शक है सर, क्योंकि विनोद के अकाउंट में सुधाकर जी के भाई मनोज ने पैसे ट्रांसफर किए हैं। तेरे बैंक अकाउंट से विनोद के बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हुआ है। तुम दोनों ने मिलकर मारा तेरे भाई को। सर मैं मानता हूँ, मैंने और रमणीक भाई ने सुधाकर दादा को मारने का प्लान किया था, लेकिन हम लोग कामयाब नहीं हुए थे सर। लेकिन सेकंड टाइम तो कामयाब हो गया ना तू? नहीं सर, मैंने पहली बार भी कुछ नहीं किया था और सेकंड टाइम तो मैंने कोशिश भी नहीं की थी। मुझे तो खुद इस बात पे पछतावा है कि मैंने सुधाकर दादा को मारने का प्लान किया भी कैसे। अरे पछतावा तेरे को तब होगा जब तू जेल में टॉयलेट को बैठेगा और तेरे रमणीक भाई को भी नहीं छोड़ेंगे हम। चल लेके चल। सर बेस्ट क्वालिटी ब्रांड की सैंडल खरीदने वाली 57 औरतों से हमारी बात हुई है। सारे के सारे सही सलामत है, सिवाय एक औरत के। उसका नाम शोभा मेहता है। यही के बिजनेसमैन प्रकाश मेहता की बीवी है वो। सर लेकिन शोभा मेहता की कोई भी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज नहीं हुई है। तो इसका मतलब सुधाकर जिस कांड के बारे में बात कर रहा था, शायद वो यही कांड होगा। क्या ये सुधाकर शोभा मेहता को जानता था? ये दोनों के मर्डर का आपस में कुछ ना कुछ कनेक्शन जरूर लग रहा है। प्रकाश मेहता से बात करो। सर सर ये मेरी बीवी है, ये साड़ी ये सैंडल उसी के हैं सर। तुम्हारी बीबी शोभा इतने दिनों से गायब थी और तुमने पुलिस कंप्लेंट नहीं की, क्यों? शोभा अक्सर बिना बताए अकेली ही कहीं ट्रिप पर निकल जाती थी और मैं भी अपनी बिजनेस ट्रिप में बिजी रहता हूँ, इसीलिए सर इतने दिनों से गायब है, पता ही नहीं चला सर। चलो मान लेते हैं कि शोभा बिजनेस ट्रिप पे जाया करती थी, तुम भी बिजी रहते थे, लेकिन फ़ोन करके एक दूसरे का हाल चाल तो पूछते होगे ना? अच्छा तुम किसी सुधाकर माने को जानते हो? सर नहीं देखो शिरके, मैं क्या बोल रहा हूँ। सर शोभा की पोस्टमार्टम का इस्तेमाल हुआ और 8 सितंबर को दोपहर 2 से 4 बजे की उसकी मौत हुई है, जिससे सुधाकर का टावर लोकेशन मैच होता है। सर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, ये प्रकाश की बीबी शोभा इतने दिनों से गायब है और इसे कोई खबर ही नहीं, और उसने जो कारण बताया सर वो तो बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। ये प्रकाश की कुंडली निकालो, देखो ये सच बोल रहा है झूठ। ठीक है सर, मैं उसकी कुंडली निकालता हूँ। कहाँ जा रहे हो? साहब कपड़े इस्त्री को देने के लिए। मेहता के घर में कितने साल से काम कर रहे हो?
4 साल से। 4 साल से? मतलब तुम्हें तो पता ही होगा कि उसके घर में क्या होता है क्या नहीं। तो तुम्हारे साहब और तुम्हारी मैडम के संबंध कैसे? साहब वो मैं घबराओ मत, तुम्हारा नाम नहीं आएगा, बताओ। वैसे तो हमारे साहब बहुत अजीब थे, मतलब अगर काम रहता है तो वो नॉर्मल रहते हैं, लेकिन जब शराब पीते हैं तो अचानक जानवर बन जाते हैं। प्रकाश साहब तो अपने दोस्तों के सामने भी शोभा मैडम के साथ बहुत बार ज़बरदस्ती करते थे। साहब मैडम का कोई नहीं था ना, इसलिए मैडम सब कुछ बर्दाश्त करने लगी और कुछ दिनों बाद घर के बाहर रहने लगी। तुम्हें लगता है कि ये प्रकाश तुम्हारी मैडम का मर्डर कर सकता है? साहब ये मैं कैसे बोल सकता हूँ, मुझे जो कुछ पता था मैंने आपको बता दिया साहब। अब मैं जाऊँ नहीं तो साहब गुस्सा करेंगे। ठीक है जाओ। स्वाति, ये प्रकाश एक नंबर का कमीना आदमी है। मुझे लगता है कि इसने अपनी बीवी का ये सब होते हुए उस सुधाकर ने देख लिया। प्रकाश ने सुधाकर को भी रास्ते से हटा दिया। सर हो सकता है, पॉसिबिलिटी तो है। एक काम करो, शोभा और सुधाकर इनकी और डिटेलिंग करो। आई एम श्योर कुछ ना कुछ हाथ जरूर लगेगा। सर हमें तुम्हारे घर की तलाशी लेनी है। हाँ शौक से लीजिए। कड़े सर सर ये देखिए क्या मिला। तुम्हारी बीवी ने 4 महीने पहले अबॉर्शन करवाया था। ये बात तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताई? सर मैं तो ये भी नहीं जानता था कि वो प्रेग्नेंट है। तो फिर ये रिपोर्ट कहाँ से आई? सर पिछले कई महीनों से हमारे बीच कोई फिजिकल रिलेशंस थे ही नहीं। देखो जो भी है सच सच बता दो, वैसे भी तुम ज्यादा दिन तक बचने वाले नहीं हो हमसे। शोभा के कॉल रिकॉर्ड में एक पर्टिकुलर नंबर मिला है जिससे शोभा लगातार 6 महीनों से टच में थी। लेट नाइट्स कॉल्स भी किए गए और बहुत सारे रोमांटिक मैसेज भी भेजे गए और सभी मैसेज का शोभा ने जवाब भी दिया है। इसका मतलब इसका कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा होगा। हाँ सर हो सकता है, लेकिन शोभा ने यह नंबर अपने फ़ोन में सेव नहीं किया था। हो सकता है कि उसे डर था कि शायद ये बात उसके पति को पता चल जाए। हमने पता किया है सर, ये नंबर राजीव देशमुख के नाम रजिस्टर्ड है और शोभा के घर में हमें उसकी अबॉर्शन रिपोर्ट मिली थी। उससे कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, लेकिन इस राजीव देशमुख का फ़ोन 8 सितंबर को उसी जगह एक्टिव था जहाँ शोभा की बॉडी मिली, जनता नगर। तो हो सकता है राजू देशमुख ने शोभा मेहता को मारा हो। राजू को ढूंढो जल्द से जल्द। ठीक है सर। सर मनोज के पेइंग गेस्ट कुसुम और दीपक दोनों की इंफॉर्मेशन निकाली। वो पहले सुधाकर के होटल में रहते थे, लेकिन कुछ दिन पहले वो मनोज के यहाँ शिफ्ट हुए। सर ये कुसुम और सुधाकर की बीवी पल्लवी पुराने दोस्त हैं। फिर पता करो कि वो सुधाकर के होटल से क्यों शिफ्ट हुए थे। सर होटल छोड़ा नहीं था, छोड़ना पड़ा था। सर एक दिन मैं भैया से बात करने के लिए होटल चला गया था, तो मैंने देखा कि हॉल में भैया और दीपक में किसी बात पे झगड़ा चल रहा था। इसके आगे एक लफ्ज भी कहा ना तो यहीं पे मार डालूंगा। अपनी बीवी को उठा और आज ही हमारा घर छोड़कर चला जा। तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी मुझे। दादा छोड़िए आप, चलिए आप चलिए। क्या हुआ भैया, इतना गुस्से में क्यों थे? वो तो मैं अभी बता नहीं सकता, लेकिन उन्होंने कहा है कि घर छोड़ के जाने के लिए। फिलहाल तो मुझे एक रहने के लिए बंदोबस्त करना होगा। तो एक काम करो ना, मेरे यहाँ एक कमरा खाली है, तुम और तुम्हारी बीवी आ जाओ। यहाँ जितना रेंट दे देते उतना ही दे दो। सर मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत थी, इसलिए मैंने दीपक और उसकी पत्नी को अपने घर में रहने के लिए कहा था। होगी ना पैसों की ज़रूरत, क्योंकि भाई की सुपारी देने में तेरा पूरा पैसा खर्चा हो गया था। ये झगड़ा किस टाइम और किस वक्त हुआ बता दो। सर राजीव देशमुख की डिटेल्स निकाली है, पता चला है कि उसकी मौत 1 साल पहले ही हो गई थी। अच्छा, इसका मतलब उसका नंबर कोई और यूज कर रहा है। ये राजीव देशमुख के बारे में पता करो, माजरा क्या है। ठीक है सर। सर सुधाकर के होटल की 11 तारीख की सीसीटीवी फुटेज। हिरासत में लो इसको। सर मैं आ तो रहा हूं। देखा झगड़ा क्यों हो रहा था? क्या ऐसा तो नहीं कि सुधाकर को तूने मार दिया? अरे नहीं सर, ऐसा मैंने कुछ नहीं किया।
कर दे। सर बोल। झगड़ा किस बात को लेके हो रहा था? सर एक्चुअली मेरी बीवी कुसुम और पल्लवी इन दोनों के बीच में अफेयर चल रहा था। दोनों लेस्बियन है सर। लेकिन मेरा गुस्सा शांत नहीं हुआ सर। मुझे वो वीडियो सुधाकर को दिखाना था, इसलिए मैं अगले दिन सुधाकर से मिलने गया। क्या बकवास कर रहे हो? शर्म नहीं आती? इतना गंदा इल्जाम लगाते हो मेरे बीवी पर। पल्लवी मुझसे बहुत प्यार करती है, इसके खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकता मैं। मेरे पास प्रूफ है, रिकॉर्डिंग किया है मैंने। बिना प्रूफ के आपके पास नहीं आता मैं। एक मिनट, वो वीडियोस बहुत आते हैं ना, तो इसके आगे एक लफ्ज भी कहा ना तो यहीं पे मार डालूंगा। सुधाकर ने मुझे होटल छोड़ के चले जाने को कहा। मेरी बीवी बहुत रोई, गिड़गिड़ाने लगी। मुझे लगा कि इस मैटर को यही बंद कर देते हैं। वैसे भी सर, लोगों को जाके बताएंगे तो वो लोग मुझ पे हंसेंगे ना। चल, थैंक यू सर। छिड़के मुझे नहीं लगता है सच बोल रहा है। अच्छा, वो सीसीटीवी में सुधाकर का दोस्त शैलेश भी दिख रहा था, मतलब इस झगड़े के बारे में उसको पता था। हमसे क्यों नहीं बोला उसने? ये सब मैं कैसे बताता सर? बड़ी शर्म की बात। सुधाकर अपनी बीवी पे बहुत भरोसा करता था, लेकिन एक दिन सुधाकर बहुत गुस्से में था। उसने मुझे सब कुछ बताया था, लेकिन मुझे चुप रहने के लिए कहा था। सर, सुधाकर पल्लवी को डिवोर्स देना चाहता था, लेकिन पल्लवी नहीं चाहती थी कि वो डिवोर्स ले। मुझे कहने में भी बड़ा अजीब लग रहा है। ये आप लोग क्या कह रहे हैं? मैं मेरे पति की मौत से पहले इतना ज्यादा परेशान हूँ और आप लोग मुझ पर इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं। मेरे और मेरे पति के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं थी सर। हम दोनों में बहुत ज्यादा प्यार था। आपको किसी ने बहकाया है सर। आगड़ ठीक है, पकड़ के रखो उसे। सर, सुधाकर जी के मोबाइल में किसी ने दूसरी सिम डाल के यूज करने की कोशिश की है। कर्डे ने उसे पकड़ लिया है। चलो। सर, सुधाकर का मोबाइल इसको ही मिला था या एरिया मध्ये। किस जगह मिला था बता सकते हो? हाँ सर। चल। यही वो मुझे फोन मिला। घरी आल्यानंतर हिशोब करू। आता ठेव। सर, राजीव देशमुख के बारे में पता किया है। सर, इसका एक भांजा है जो अक्सर इससे मिला करता था। इससे हम पहले भी मिल चुके हैं। सर, लैब ने कंफर्म किया है, क्राइम लोकेशन पे जो सूखा खून मिला है वो सुधाकर का ही है। और वो जो पेंडेंट है वो किसका है ये भी पता चल गया है। किसका? किसे पहचानती है? हाँ सर। क्या मैं वहां मिला? ये पेंडेंट मेरा है सर, मैं मानती हूँ, लेकिन ये पेंडेंट मैंने किसी और को दे दिया था। मेरे पास सबूत है सर। ये देखिए आप। सर, आपको कुछ गलतफहमी हुई है। मैं बेकसूर हूँ सर। गलतफहमी हमें नहीं, गलतफहमी तुझे हुई है। ये देख, ये तेरे मामा राजीव देशमुख का फोन है जिसे तू पिछले 1 साल से यूज कर रहा है उन्हीं के सिम कार्ड से। मैसेज दिखा। ये देख, इसमें तूने शोभा को शादी का वादा किया था। और एक और बात, ये देख, 8 तारीख को तेरे फोन का लोकेशन जनता नगर। अब बोलेगा चमत्कार दिखाओ। कर नहीं गया नहीं सर, मेरा और शोभा का अफेयर चल रहा था। अभी बोला। शोभा अपने पति से बहुत परेशान थी सर, इसलिए वो मुझसे प्यार करने लगी। उसका अबॉर्शन कराने के बाद वो मुझसे शादी करने की बहुत जिद कर रही थी। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, मैं शादीशुदा हूँ। शोभा, मुझे लगा कि हम लोग सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, लेकिन तुम तो कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गई। मुझे धोखा दिया? नहीं। मेरा इस्तेमाल किया? नहीं शोभा, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। शोभा, तुम्हारे घर वालों को बता दूंगी तुम क्या चीज हो। छोड़ो मुझे। नहीं। शोभा मुझे बहुत धमकियां दे रही थी सर। सुधाकर ने दोस्ती की खातिर मेरे राज को राजी रखा। यह हमें वहां मिला जहाँ सुधाकर की लाश मिली, और ये रॉड जिससे तुमने सुधाकर को मारा था, तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स है इसके ऊपर। ये पेंडेंट मेरा है सर, मैं मानती हूँ, लेकिन ये पेंडेंट मैंने किसी और को दे दिया था। मेरे पास सबूत है सर। ये देखिए आप। स्वाति, बताइए। बोल।
पल्लवी ने मुझे बताया कि सुधाकर को हम पर शक हो गया है और इसलिए वो मुझसे नाता तोड़ रही है। मैं फिर पल्लवी से मिलने होटल गई। आप जैसा सोच रहे वैसा कुछ भी नहीं है। क्या कुछ नहीं है? मैंने मेरे आंखों से देखा है। आपने सब कुछ गलत देखा है, ऐसा कुछ नहीं गलत नहीं देखा है मैंने। विश्वासघात किया है तुमने मेरे साथ। आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे यकीन हो गया सुधाकर हमारे रिश्ते के बीच आ रहा है। वो मुझे पल्लवी से मिलने नहीं देगा, ये सोचकर मेरी बेचैनी बढ़ती गई। मैं पल्लवी को फिर से खोना नहीं चाहती थी सर। मैंने फिर सुधाकर से बात करने की रिक्वेस्ट की और उससे मिलने बुलाया। तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? जिस पल्लवी के लिए तुमने इतना सब किया, उस पल्लवी का मोनिका के साथ अफेयर शुरू हो गया। क्या? नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। पल्लवी मुझसे प्यार करती है, ये झूठ है। ये सच है। पल्लवी का दूसरा अफेयर मोनिका के साथ चल रहा था और इसीलिए वो तुम्हें अपने से दूर करना चाहती थी। और सुधाकर का और उसका झगड़ा भी इसी बात को लेकर हो रहा था। शैलेश को शोभा के खून के आरोप में और कुसुम को आरोप में सजा हुई। इंसान जिंदगी में जो भी चाहे, जरूरी नहीं कि उसे वो सब कुछ मिल जाए। इस बात का दुख और मलाल लाजमी है, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए मनचाही चीज हासिल करने की जिद में किसी की जान लेना कभी सही नहीं हो सकता। हम अपनी जिंदगी में कुछ चीजें पाते हैं और कुछ चीजें हमें मजबूरन खो देनी पड़ती है, लेकिन उन खोई हुई चीजों को फिर से पाने के चक्कर में कहीं हम कोई गुनाह तो नहीं कर रहे हैं। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। अब मैं सोनाली कुलकर्णी आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे क्राइम पेट्रोल सतर्क जस्टिस रीलोडेड में एक नए केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। मास्क पहनिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए और उचित दूरी बनाए रखिए। देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.